और आखिरकार बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है अंता उपचुनाव की प्रत्याशियों को लेकर के, क्योंकि जो मोरपाल सुमन है वे मौजूदा समय में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। सुमन की पहचान माली समाज के एक बड़े नेता के तौर पर यहां पर इस इलाके में 12 में टिकट के लिए बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी हावी हो रहा था और ऐसे में बीजेपी ने यहां के लोकल माने जाने वाले मोरपाल सुमन पर अपना दांव चला है। 12 के ही रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पहले ही अपना नामांकन भर चुके हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और बीजेपी का उम्मीदवार अब मैदान में आने के बाद में सीधा मुकाबला हो गया त्रिकोणीय। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी है, समीकरण किसके पक्ष में जा रहे हैं और आखिरकार उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर के इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बात का सबको इंतजार। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अंता में त्रिकोणीय फाइट, मोरपाल सुमन बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी ने फीडबैक के आधार पर मोरपाल को दिया टिकट। जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर करके आए हैं श्रीमान मोरपाल सुमन, उनको हमारी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। मोरपाल बोले, राजा और रंग की लड़ाई, वो एक राजा और एक रंग की लड़ाई होगी। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे रहता हूँ। बीजेपी ने कहा मोरपाल जमीनी कार्यकर्ता विजयी होंगे और जनता उन्हें अंतर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, कमल खिलेगा। अंता उपचुनाव की हार जीत तय करेगी परसेप्शन। अंता की जंग राजा वर्सेस रंग। तो आखिरकार मोरपाल सुमन माली जाति से आते हैं और साथ ही साथ कृषि और व्यापार के तौर पर इनका व्यवसाय रहा है और सेकेंडरी तक पढ़े हुए हैं, स्थानीय हैं और इस लिहाज से क्या मोरपाल सुमन का दावा मजबूत हमेशा से माना जा रहा था शुरुआत से ही और बीजेपी ने अब उनको मौका दिया है। संघ की पृष्ठभूमि वाले मोरपाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिकोणीय मुकाबले में से निकाल करके जीत दिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। या दिला पाते या नहीं दिला पाते, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आपके साथ, सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आज चलते हैं उल्टा। मित्तल साहब, कैसे देखा जाए मोरपाल सुमन, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्योंकि जो नाम चल रहे थे अब मोरपाल का नाम चौंकाने वाला है, बीजेपी ने चौंका दिया है, या यूं कहें कि जो भाजपा दावा कर रही थी कि हमने पहले एनालिसिस किया और तमाम तरह के सर्वे हुए और उसके बाद जो कमेटी ने डिसाइड किया है वो अब सबके सामने, कितने भारी लग रहे हैं आपको? देखिए हेमंत, कल जब अपनी डिबेट हो रही थी, जो मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे सर्वे हो रहा है और हमने अपन लोगों ने सबने जब सवाल उनसे किए तो विलंब इसीलिए हो रहा है कि हम ग्राउंड लेवल पर जाके सर्वे करते हैं, रिपोर्ट आ रही है कि क्या सर्वे हुआ है, कितनी रिपोर्ट आई है, ये तो क्या नाम से मदन राठौड़ ही जानते हैं। लेकिन हेमंत, ये बात सही है कि जितने लोगों के नाम चल रहे थे, चाहे वो नंदलाल सुमन का नाम चल रहा हो, चाहे प्रभुलाल सैनी का नाम चल रहा हो, एन मौके पर प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के घर भी गए, सब कुछ हुए, लेकिन ये जो क्या नाम से निकल के नाम आया मोरपाल सुमन का, मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के किया। जो जहां तक मेरी जानकारी में है, ये नाम सही मायने में देखा जाए तो वहां के जो सांसद है दुष्यंत सिंह, जो वसुंधरा राजे के पुत्र है, उनका नाम है ये। और दुष्यंत सिंह ने ही क्या नाम से ये इनका नाम प्रस्तावित किया था, क्योंकि क्या नाम से दुष्यंत सिंह के चुनाव के अंदर मोरपाल सुमन ने कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, 3-4 बार से क्या नाम से दुष्यंत सिंह आज सांसद है। तो असली यदि क्या नाम से किसी का समर्थक माना जाए तो मेरा ये मानना है दुष्यंत सिंह के ये समर्थक है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसे सामने भारतीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार है प्रमोद जैन भाया, वो अपने आप देखिए उनका राजनीतिक कद है, वो क्या नाम से 3 बार वहां से विधायक भी रहे, 4 बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका कद और मोरपाल के कद में देखिए बहुत अंतर है। वो एक क्या नाम से पंचायत समिति के प्रधान है,
जिसमें अभी आपने बताया कि 10 ग्राम पंचायतें आती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजनीतिक कद को देखते हुए तो प्रमोद जैन भाया का कद क्या नाम से बड़ा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया के सामने जो नरेश मीणा ने चुनौती दी है, और खासतौर से वो कांग्रेस को ज्यादा चुनौती दे रहे हैं, तो ये जो मुकाबला है ये बड़ा त्रिकोणात्मक मुकाबला बनता जा रहा है। और अब जिस तरीके से जो अभी उम्मीदवार घोषित है, इन्होंने कहा ये राजा रंग की लड़ाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो क्या नाम से धनबन के हिसाब से तो प्रमोद जैन भाया बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बार नहीं, लेकिन कमजोर सुमन भी नहीं है, मोरपाल सुमन भी कोई इतने गरीब आदमी नहीं है। उनके मैसेस राधेश्याम एंड ब्रदर्स किराना मर्चेंट माथना तिराहे पर दुकान है। इसके अलावा मैसेस सुमन ज्वेलर्स छोटा सराफा बाजार 12 में उनकी ज्वेलरी की दुकान है, बड़ा शोरूम है। और इसके अलावा श्रीजी बेकरी है, बेकरी जो बेकरी का काम है उसमें माथाना तिराहा पर उनकी वो भी दुकान है। तो व्यापारी भी हैं, किसान भी परिवार से आती हैं। इनकी पत्नी सरपंच रही है, उससे पहले पंचायत समिति की सदस्य रही हैं, ये खुद मौजूदा प्रधान है। तो इतने कमजोर तो ये भी नहीं है। नहीं हेमंत, इसके अलावा जितनी आप चीजें बताइए, इसके अलावा उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का बैक है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत समृद्ध पार्टी मानी जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से प्रमोद जैन भाया से मुकाबला करने में पूरी तरह से क्या नाम से सक्षम बनाया जाएगा मोरपाल जी को। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा का देख रहे हैं, देखिए आप यदि सोशल मीडिया को हेमंत देखा जाए तो ऐसा लगता है नंबर 1 पर नरेश मीणा आज नजर आ रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया में नरेश मीणा लगातार छाए हुए हैं। और वहां पर जो क्या नाम से माली जाति के वोट है वो 43,000 है, और मीणा जाति के वोट वहां 40,000 है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से जो स्थिति जातिगत स्थिति है वो भी तो आप कह रहे हैं नरेश मीणा की जातिगत स्थिति मजबूत है, और राजा रंक वाले खांचे में भी नरेश मीणा ज्यादा फिट बैठ रहे हैं, ज्यादा रंक है इनके बजाय बाकी कैंडिडेट्स के बजाय, क्योंकि अभी तक नरेश मीणा ने तो कोई चुनाव जीता नहीं है। देखिए लेकिन हेमंत आपकी बात सही है, चुनाव नहीं जीता है, लेकिन देवली उनियाना के अंदर उन्होंने 60,000 वोट प्राप्त किए। छबड़ा में उन्होंने क्या नाम से छबड़ा में भी अच्छे खासे वोट प्राप्त किए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं वापस आता हूं आपके पास में। राजीव जैन साहब कैसे देख रहे हैं? अब तो स्थिति क्लियर हो गई, पिक्चर साफ हो गई। बीजेपी ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, मुकाबला त्रिकोणीय, कौन किस पर भारी और कैसे भारी है? देखिए हेमंत, निश्चित तौर पर जो बीजेपी ने उम्मीदवार दिया है वो बड़ा एक अच्छा लो प्रोफाइल उम्मीदवार है। आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जमीन पे काम करते हैं, और अंतर विधानसभा क्षेत्र का ही एक गांव है तिसाया, वहां के रहने वाले हैं। निश्चित तौर पे अभी जैसे मित्तल जी कह रहे थे, जो तीनों उम्मीदवार पैसे से कोई कम नहीं है। हो सकता है प्रमोद जैन भाया सबसे ज्यादा आगे हो, लेकिन ना नरेश मीणा कमजोर है पैसे में, ना मोरपाल सुमन कमजोर है। लेकिन मोरपाल सुमन के पक्ष में एक जो चीज जाती है, दो चीजें मैं देखता हूँ। एक तो वो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार है, और दूसरे वो जो सबसे बड़ी जाति समूह है वहां का, उससे बिलोंग करते हैं। तो निश्चित तौर पे मोरपाल सुमन, और इस बार तो ये भी है कि उम्मीदवार वो सीधे सीधे वसुंधरा राजे के हैं। तो वसुंधरा राजे का तो इतना जबरदस्त प्रभाव है हेमंत, उस इलाके में मैं खूब घुमा हूँ, खूब पत्रकारिता की है वहाँ, खूब चुनावों में किया है। तो वहाँ हर जाति समुदाय में वसुंधरा राजे का कहीं ना कहीं पूरा दखल है, चाहे मीणा समुदाय हो, चाहे माली हो, गुर्जर हो, सभी में। और वसुंधरा राजे में ये वसुंधरा जी का प्रभाव है वो तो ठीक बात है, लेकिन राजीव जैन साहब क्या बाहरी वाला, जो बाहरी और अंदरूनी वाला, इस मामले में भी मोरपाल सुमन फिट बैठते हैं? हाँ बिल्कुल, वो स्थानीय है, अंतर विधानसभा क्षेत्र का गांव है तिसाया। हाँ। वो वहाँ के, मैं तो पूरी जानकारी से बता रहा हूँ आपको। हाँ। कि वो बिल्कुल स्थानीय है। प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा दोनों बाहरी हैं विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो स्थानीय बिल्कुल मोरपाल सुमन ही है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो 2-3 है उनके साथ, एक सत्ताधारी दल का उम्मीदवार होना, और दूसरा एक माली समुदाय से होना, तीसरा वसुंधरा राजे का बिल्कुल उनका उन पर प्रभाव है। वसुंधरा राजे जिस समय वहां घूम जाएंगी, और उनका मीणा समुदाय में, माली में, गुर्जर में, जो धाकड़ समुदाय, जो 4 समुदाय में ज्यादा है, चारों में बड़ा अच्छा प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजीव जैन साहब इसे कहें तो आज की तारीख में मोरपाल सुमन सबसे मजबूत है ग्राउंड पर। अगर सारे समीकरण अगर आप देखते हैं तो सत्ता का समीकरण उनके साथ है, उनके साथ में प्रधान है, तो मौजूदा लोगों से जुड़ाव भी लगातार वहां पर है, स्थानीय है, तो इस हिसाब से भी फैक्टर काम करता है। इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि वहां जनता ये सोचेगी कि सत्ताधारी दल के उम्मीदवार से फायदा है, बाकी जैसे प्रमोद जैन भाया का वो तो जिता दो तब भी विपक्ष में ही बैठना है,
तो जो एक स्थानीय समीकरण होते हैं और लोगों की चाहत होती है कि भाई सत्ता से जुड़े रहना, तो वो सब प्लस पॉइंट में है। अब नतीजा जो आएगा वो 14 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी हम आकलन लगा सकते हैं उस हिसाब से। और परंपरागत सीट भाजपा का बड़ा मतलब घर घर में प्रभाव है, वो आरएसएस का बहुत उच्च जमाने से आरएसएस से जुड़े रहे हैं मोरपाल सुमन, आरएसएस से भी बाल्यकाल से लिखा हुआ है उनके कि बाल्यकाल से आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। तो पौरुष भारद्वाज इतने दिन कह रहे थे, अब तो बीजेपी ने उम्मीदवार दे दिया आपके सामने, कितना मजबूत है पौरुष जी? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि इतनी सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद, तमाम कैंडिडेट को छानने की छलनी के संसाधन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का इतनी देर से टिकट घोषित करना ही अपने आप में अपनी कमजोरी का परिचायक है। मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा, देखिए कि अभी यहाँ पे राजा रंक वाला जो परसेप्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेट करने की कोशिश की जा रही थी, और आपने जिस प्रकार से उसकी पोल खोली, आपने बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो खुद अपने आप में धनाढ़ व्यक्ति है, और उसके अलावा उनके साथ आप वालों की पोल कम पता है क्या? राजस्थान पोस्टर बैनर सब लगे हुए थे। नहीं, हमारे वालों की नहीं। देखिए हेमंत जी देखिए, धनाढ़ होना, धनाढ़ नहीं, आपके तो सुपर धनाढ़ हैं, वो तो मिनिमम वाले मध्यम वर्गीय अपने आप को गरीब बता के अपने आप को गरीब बता करके जनता को भ्रमित करना पाप है, धनाढ़ होना पाप नहीं है। मैं आपसे दूसरी बात इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप वहां पर अगर स्थिति देखेंगे तो जैसा कि परिपाटी रही है अब तक की, उपचुनाव जो होते हैं वो वर्तमान सरकार का लिटमस टेस्ट होते हैं, और ये सरकार जो है वो कानून व्यवस्था के मामले के ऊपर चुन करके आई थी, परंतु इस सरकार के बनने के बाद में क्या स्थिति हो गई मुझे बताइए। आपकी ये ना महिला अपराधों के मामले में प्रदेश सुरक्षित नहीं है, और किसी क्राइम के मामले में सुरक्षित नहीं है, सीएम से लेकर आम आदमी तक सुरक्षित नहीं है। देखिए हेमंत जी एक मिनट देखिए, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सुशासन का जिस व्यक्ति को चेहरा बनाने के लिए जा रही है, आपको ध्यान होगा कि 3 दिन पहले उनके साथ क्या घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भले टिकट आज घोषित किया, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल जो है 38,000 रुपए कही जाए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब वो दुखेंगे नहीं उनको 38,000, और बाया से कोई 38,000 के 38 लाख ले जाता तो पता भी नहीं चलता जो व्यक्ति कुछ खत्म भी हुआ है। जो व्यक्ति खुद ही ठगा, देखिए जो व्यक्ति खुद ही ठगा गया वो जनता की क्या रक्षा करेगा मुझे बताइए आप। और भारतीय जनता पार्टी का जो ठगले वो जनता की रक्षा करे। प्रदेश कार्यकारिणी को नहीं पता, प्रदेश कार्यकारिणी को नहीं पता कि टिकट किसका होने के लिए जा रहा है, परंतु जो जिनको पता है कि टिकट किसका घोषित करने के लिए जा रहे हैं उस व्यक्ति ने सूचना दे दी ठगों को, और उसको ले जाकर 38,000 रुपए ठग लिए उनसे। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना स्तर थोड़ी कि जो खुद ठगा गया वो क्या सीधे आदमी है, सिंपल आदमी ठगा गया। मैं सिस्टम भाया जैसा तो ठग गया है वहां पे जाए। हेमंत जी सिस्टम की कमजोरी बता रहा हूं, मैं सिस्टम की कमजोरी बता रहा हूं, कितना कमजोर इसमें उनकी क्या गलती है? वो व्यक्तिगत आप उन पे क्यों जा रहे हैं? सरकार के हाँ नहीं है, बिल्कुल हाँ, मैं ये तो कह रहा हूं कि जो व्यक्ति खुद की सरकार होने के बावजूद उसमें जागरूकता का इतना अभाव है, जो व्यक्ति खुद ठगा गया वो जनता को ठगाने से क्या बचाएगा मुझे इस बात को बताइए आप। ठीक है गर्ग साहब, बीजेपी ने फिर से चौंकाया है, सब अलग अलग नाम ले रहे थे कि कभी नंदलाल सुमन और कभी जो है पूर्व मंत्री पशुपालन मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी, अचानक से आपने मोरपाल बीच में ला दिया, सबको चौंका दिया। कहां से जनसेवक खोज के लाए आप, कितनी मेहनत करनी पड़ी? हेमंत भाई जनसेवक है, मोरपाल जी जनसेवक है, ये सर्वविदित है। आज अभी 12 पंचायत समिति के प्रधान है और बचपन से समर्पित कार्यकर्ता रहा हुआ है, अलग अलग दायित्वों पे रहा हुआ आदमी है, और हमारे सर्वे पे नंबर 1 पे वो आ रहा है, उस आदमी को हमने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सभी चीजों को परिवेश में ध्यान में रखते हुए टिकट का निर्धारण करती है, और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि साहब आपने क्यों, किस बेसिस पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताया जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताया जाएगा, 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, 2014 से नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सुशासन दे रहे हैं, और 20 महीने से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, हमने सुशासन दिया है, महिला अत्याचार कम किए, रोज खबरें दिख रही है, रोज खबरें दिख रही है, रोज महिला अपराध होते हैं, रोज यहाँ पे कार्रवाइयां होती है, अभी देखिए क्या हुआ। रुक जाइए पारुल जी प्लीज। हेमंत जी आप बोले बीच में, हेमंत जी आपने मेरी बात जाने नहीं दी, गलत बात, मेरे बीच में आप बोले थे लगातार, इनको चुप कर दिया। नहीं गलत बात, सबको समान अधिकार है। भाया रे भाया बहुत खाया,
हेमंत भाई, भाया रे भाया बहुत खाया। आपने देखा होगा 5 साल तक कैसे लूटा है देश को, राजस्थान को। अरे आपने क्या किया? 2 साल से सरकार है। अरे आपने क्या किया? आरोप लगा रहे हो भ्रष्टाचार के। आपने क्या कर दिया बताओ? सिर्फ गाल बजाने का काम है क्या आपका? ईडी आपके पास में, सीबीआई आपके पास में, सारी एजेंसी आपके पास में। थोड़ा धैर्य रखिए। भाया बहुत खाया। अरे आप 2 साल से करके रहते हैं। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, तब आपको भ्रष्टाचार सूझ रहा है। 2 साल से आप कान में तेल डाल के सोए हुए थे, आंख में पट्टी बांध के सोए हुए थे। अगर आपको उस आदमी को भ्रष्टाचारी बताना था तो 2 साल से आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसको जेल में डालते, उसके बाद आप बोलते उसको भ्रष्ट, तो आपकी बात समझ में आती। पर आप मौके का फायदा उठाने वाले हैं। जैसे आपने बिहार में एंड टाइम पर लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट से आदेश जारी करवाए, वो स्थिति आपकी आज हो गई। आज आपको पौरुष जी ओपनिंग कमेंट में प्लीज आप उनको जितना आप बोले उतना तो उनको भी बोलने देंगे ना। वो आपके बीच में नहीं बोले थे बिल्कुल भी। मैं टोक रहा था वो अलग बात है, वो नहीं टोक रहे थे। अरे भाई आपकी तो राहुल गांधी मां गर्ग साहब को नहीं टोक रहे थे। इनका है ही नहीं साहब, ये भ्रष्टाचारी लोग है साहब। नहीं गर्ग साहब आप भी एक बात बताइए कि जी क्या जातिगत फैक्टर को देख करके आपने मोरपाल सुमन को चुना या उनके कामों को लेकर के और संगठन के प्रति उनके समर्पण को लेकर के? क्योंकि मैं देख रहा था कि भाजपा युवा मोर्चा देहात मंडल के अध्यक्ष 1994 में वो रहे, उसके बाद 95 से 98 तक ओबीसी मोर्चा जिला 12 के जिला अध्यक्ष, देहात मंडल और मेन संगठन में भी उन्होंने काम किया। लगातार आरएसएस से भी जुड़े रहे, बाल्यकाल से लिख रखा है कि आरएसएस संघ का काम किया है, तो उसमें भी अलग अलग पदों पर रहे। क्या देख करके आपने उनका इतने सारे नामों में से जो है वो सिलेक्शन किया? आपने हेमंत भाई, आपने ही उनकी सब खूबियां बता दी है कि बचपन से किस तरीके से पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, ये तो आपने ही बता दी है। आज एक समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो एक गरीब परिवार, एक आम कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता है तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के खुशी महसूस करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो उस क्षेत्र का रहने वाला है, वो अंता विधानसभा के अंदर रहने वाला है, उस व्यक्ति को दिया है। हमने वहां पे हर तरीके के सर्वे करवाए, लोकल में सर्वे कराया, तब जाके हमको सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट है उसको हमने वहां पे उतारा है। और मैं कह रहा हूं अभी 7 विधानसभा के चुनाव पहले भी हुए थे ना, जनता ने इनको नकारा था, जनता ने इनको नकारा था ना। 5 सीटें थी, 4 में इनको हार मिली थी ना। 11 लोकसभा में आ रहे थे ना, 11 लोकसभा में आ रहे थे ना, एक मंत्री अग्निवीर बनते गया था ना। 11 लोकसभा में 88 विधानसभा क्षेत्र होते हैं ना, 88 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में नकारे गए थे ना, एक उपचुनाव में नकारे गए थे ना, अग्निवीर मंत्री बन के गया था ना। 2 साल में खेल हुआ, 2 साल में होगा। देखिए एक मिनट पौरुष जी, वोट चोरी हो गए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। ठीक है पौरुष जी, लेकिन देखिए इससे पहले आपकी सरकार थी, प्रमोद जैन भाया मंत्री भी रहे। अंत में सुनिए ना सर, सुनिए सर, विकास के नाम पर आप बात करते हैं। भ्रष्टाचारी बोल रहे हो और आपके पास कार्रवाई नहीं होती। क्या कमजोर लोग आरोप लगाना चाहते हो? अरे भ्रष्टाचारी अगर किसी ने करा तो भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए अमेरिका से बुलाओगे या पाकिस्तान से बुलाओगे? अरे केंद्र की एजेंसी आपके हाथ में, स्टेट की एजेंसी आपके हाथ में, क्या कर लिया? अरे क्या कर लिया प्रमोद जैन भाया के खिलाफ? हम जब चुनाव आ गए, प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ने जाएगा तो चिल्लाओगे भ्रष्टाचारी। अरे 2 साल में कुछ किया नहीं आपने, फर्जी आंकड़े पेश करके। ठीक है मित्तल साहब देखिए अभी राजीव जैन साहब कह रहे थे कि वहां पर वसुंधरा राजे का जाहिर सी बात है बहुत प्रभाव है उस इलाके में, तो ये चुनाव क्या सीधा मान करके चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे का इम्पैक्ट जो है वो काम करेगा इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में, या फिर उनका लोकल होना, मोरपाल सुमन का और साधारण कार्यकर्ता होना वो ज्यादा इफेक्टिव है? और दूसरा उनके साथ में बीजेपी का भी ठप्पा है, सरकार उनके साथ है, तो ये तीनों चारों फैक्टर क्या आपको बाकियों से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए हेमंत, हम देखें तो ये जो प्रमोद जैन भाया के सामने जो मतलब प्रमोद जैन भाया की आप उपस्थिति को ऐसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, मेरा ये कहना है। यहाँ से वो क्या नाम से 3 बार चुनाव जीते हैं,
और जो पिछला चुनाव प्रमोद जैन भाया हारे वो मात्र 5,800 वोटों से हारे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो है ना संघर्ष कड़ाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हल्के में तो आप नरेश मीणा को भी नहीं ले सकते, जो व्यक्ति निर्दलीय होकर के इतने ज्यादा वोट ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश मीणा के कारण ही, देखिए नरेश मीणा के कारण ही कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। और इसमें जैसा अभी क्या नाम से राजू जैन साहब ने बताया कि उस पूरे इलाके के अंदर वसुंधरा राजे परिवार का पूरा क्या नाम से वहां दखल है, बहुत उनका मान सम्मान है। खुद वसुंधरा राजे वहां से कई बार सांसद चुनी गई, अभी उनके बेटे 4 बार से वहां से सांसद है। इतना प्रभाव है, इसीलिए तो क्या नाम से बराबर लगातार जीत रहे। और अभी भी जो राजे परिवार है उसकी स्थिति वहां पे काफी मजबूत है। और जब वसुंधरा राजे वहां प्रचार करने जाएंगी तो मुझे लगता है उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और बीजेपी का तो साथ है, ये सरकार का तो एक रहता ही है कि उपचुनाव जो है वो सरकार के पक्ष में ऐसा माना जाता है। लेकिन राजीव जैन साहब, मैं थोड़ा सा और बात करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो उम्मीदवार हैं मोरपाल सुमन, इन पर जो दांव चला गया है, अब बीजेपी जो है क्या सोच करके इनको देर से ही सही लेकिन एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो सबको चौंका दिया? क्या हम इसे देखें ऐसे कि भाजपा के पास हार खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि असर तो कुछ पड़ेगा नहीं सरकार पर, या रहना नहीं रहना, अगर कोई इतना बड़ा कोई समीकरण चेंज नहीं हो रहा है उससे, लेकिन जीत गए तो ये कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के उनको हरा दिया। तौर पर जो टिकट है भाजपा में इतने दिन जो कवायद या मंथन जो चली वो वसुंधरा राजे के अड़ जाने के कारण ही चली। उसमें वह हाड़ौती के बड़े दिग्गज नेता है, कोटा के सांसद, वो चाह रहे थे प्रभुलाल सैनी को टिकट मिले, लेकिन एक माहौल ऐसा बना दिया गया स्थानीय स्तर पे कि प्रभुलाल सैनी बाहर के हैं, वो टोंक जिले के रहने वाले हैं, तो टिकट स्थानीय को देना था। तो वसुंधरा राजे अड़ गई और उसकी निगाह में सबसे मतलब कैंडिडेट, सबसे अच्छा कैंडिडेट मोरपाल सुमन था। मोरपाल सुमन के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं है, वो पहले किसी बड़े पद पे नहीं रहे, कोई मतलब किसी भी तरीके कोई आरोप प्रत्यारोप सब चीजों से दूर, बहुत लो प्रोफाइल है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं मतलब वसुंधरा, अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं प्रभुलाल सैनी के पक्ष में थे, लेकिन वसुंधरा राजे के अड़ जाने के कारण मोरपाल सुमन का ही नाम आखिर में फाइनल करना पड़ा। और अब ये वसुंधरा जी की एक प्रतिष्ठा का भी सवाल बन जाएगा कि वो मोरपाल सुमन को किसी न भी प्रकार मतलब अच्छे मार्जिन से जीता है। ये वसुंधरा राजे। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकल मुद्दे भी उठेंगे? ये भी पूछा जाएगा कि प्रमोद जैन भाया मंत्री रहे तो उन्होंने इस सीट को विधानसभा को क्या दिया, या फिर उनके समय में जो आरोप लगे भाया पर उनका भी इम्पैक्ट नजर आएगा? यहाँ पर कोशिश करेंगे विपक्षी तो कि उनको भी बनाया जाए। देखिए सभी चीजों को बनाया जाएगा चुनाव में, इसमें सब तरीके के आरोप प्रत्यारोप पुरानी चीजें सब उठेंगी। मोरपाल सुमन ऐसे हैं भाई, त्रिकोणीय मुकाबलों का नरेश मीणा के भी 2 चुनाव लड़ चुके, तो उनके खिलाफ भी कुछ बातें आएंगी, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ तो आ ही रही है। अब मोरपाल सुमन इस तरीके के कैंडिडेट है इन तीनों के बीच में कि उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। इसलिए परुष जी, ठीक है परुष जी, मोरपाल सुमन स्थानीय भी है और उनके खिलाफ इतने आरोप नहीं है जितने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कांग्रेस का। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इतने साल से सरकार है वहां पे, साबित तो ये लोग अभी तक कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए मैं इनको बोलने दूंगा, अरे आप मुझे बात को बताओ, आप पे प्रमाणित किया गया, आप चुनाव आ गए तो आप बोल रहे हो, इनको हेमंत जी कीजिए वरना मैं इनको बारी में जाने दूंगा। अरे मुझे आप हेमंत जी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहे हैं, अरे तो आपने कर ये बताओ ना। अरे आप सुन लेंगे दोनों तो गर्ग साहब, अभी ज्यादा वक्त नहीं है। इस बात को बताओ, काम करके बताओ ना, काम करा नहीं जाता, भ्रष्टाचारी चिल्लाते रहते हो। अरे भ्रष्टाचार तो अमेरिका में डंके बजे थे आपके मित्रों के, अडानी के डंके बजे थे अमेरिका में। भ्रष्टाचार किसने किया भारत में? भारत को एक लोकल भी तो है, लोकल का बाहर का मुद्दा भी तो फैक्टर है। पारुष जी, तो बीजेपी ने अपने जनसेवक का ऐलान कर दिया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कई मुद्दे हैं जहां पर मोरपाल सुमन अभी तक हावी दिख रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन जनता किसे चुनेगी वो तो जनता के मन में जनमत से ही बाहर आ पाएगा, उसके लिए इंतजार करना जरूरी है।